Now the next part is called suspension, which is most important topic. चलिए इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं. मोनोफेजिक आप लोगों ने समझ लिया. मोनोफेजिक मीन्स सिंगल फेज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. बाय मीन्स टू. दैट मीन्स जब आप देखेंगे फॉर्मुलेशन को आपको दो अलग अलग फेज दिखेगा. अब वो फेज या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या दोनों लिक्विड फॉर्म में. ये भी कितने फेज है टोटल? दो. और यहां पे भी दो फेज है. जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है जहां पे सॉलिड प्लस लिक्विड दो हैं, वो एग्जांपल है आपका सस्पेंशन. ठीक है. सस्पेंशन में जो दो फेज होते हैं, एक आपका सॉलिड होता है और दूसरा लिक्विड होता है. जो सॉलिड है उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज. एग्जैक्टली. डिस्पर्स फेज. ठीक है. और जो लिक्विड है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम. मीडियम का मतलब एक कैरियर सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम. ठीक है. लिक्विड फॉर्म में. तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिलके एक सिस्टम बनाएगा, उसको बोलेंगे डिस्पर्स सिस्टम. डिस्पर्स सिस्टम में कौन कौन से दो पार्ट हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स फेज मींस सॉलिड. और सॉलिड क्या है एक्चुअली में? एपीआई, जो ड्रग है आपका. और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड है. दैट मीन्स सॉल्वेंट. जो भी आपने सॉल्वेंट यूज किया, अगर डिस्टिल वाटर यूज किया तो डिस्टिल वाटर, कुछ और यूज किया तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक है. दो पार्ट हो गए. So it is mentioned disperse system consists of two parts. First part is called disperse phase and second part is called dispersion medium. Dispersion medium is present in the larger quantity, excess quantity. इसीलिए इसका दूसरा नाम है continuous phase. That means ये फेज हर जगह है. आप एक सॉल्यूशन में देखा होगा जो पानी है वो हर जगह है. जो आपने डिसॉल्व किया ड्रग वो हो सकता कहीं पे हो कहीं पे नहीं हो. तो सस्पेंशन में भी जो फेज हर जगह है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस. जो लार्जर क्वांटिटी है उसको बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूअस फेज. और इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्जन मीडियम. और जो स्मॉल क्वांटिटी में है उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज. और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा इस बेसिस पे? कॉन्टिन्यूअस का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस फेज. तो अब आपके पास तीन नाम आ गए: इंटरनल फेज, एक्सटर्नल फेज, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, कॉन्टिन्यूअस फेज, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज. और इसके अलावा ये तीन नाम हैं और तीनों नाम एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं. जो इंटरनल फेज है वो डिस्पर्स फेज भी है और डिसकंटिन्यूअस फेज भी है. जो एक्सटर्नल फेज है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो कॉन्टिन्यूअस फेज भी है और डिस्पर्जन मीडियम भी है. इतनी बात समझ में आ गई ये सस्पेंशन में. तो सस्पेंशन क्या है? इट इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स सिस्टम, which consists of two parts. First part is called disperse phase, second part is called dispersion medium. Disperse phase also known as discontinuous phase, dispersion medium also known as continuous phase.
Okay, dispersed phase is present in solid form in case of suspension, and dispersion medium is present in liquid form in suspension. And because it is not uniformly distributed, सॉल्यूशन में जो आपने ड्रग लिया था, या अगर आपने चीनी पानी का शरबत बनाया तो चीनी क्या वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन सस्पेंशन में जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस सिस्टम। सॉल्यूशन इज होमोजेनस सिस्टम। देखो सॉल्यूशन सस्पेंशन में आप कितनी डिफरेंस आ गई। सॉल्यूशन इज मोनोफेजिक, सस्पेंशन इज बाइफेजिक। सॉल्यूशन इज होमोजेनस सिस्टम, सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस सिस्टम। दोनों ही लिक्विड फेज है, एक मोनोफेज है एक बाइफेज है, और बाइफेज की वजह से ये हेट्रोजेनस हो गया, वो होमोजेनस हो गया। ओके, आ रही है बात समझ में? ये वाली चीजें समझ में आ गई, डिस्पर्स सिस्टम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे सस्पेंशन का तो क्या लिखेंगे? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर of solid particle in which the solid particle is dispersed in liquid but are not dissolved। अगर ये डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली, ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका दूसरा नाम है सस्पेंशन। दैट मीन्स जो ड्रग है वो आपका सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं हो रहा। These particles are large enough to settle over time due to gravity unless they are constantly stirred or stabilized using additives। Additive means excipient, और जो additives यहाँ यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंशन में जो यूज कर रहे हैं उसका नाम है सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्शन में जो यूज करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। एग्जैक्टली। तो सस्पेंशन का डेफिनेशन अब आप लोग लिख लेंगे ना, इट इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच सॉलिड इज डिस्पर्स इन लिक्विड फेज एंड नॉट डिसॉल्व। These particles are large enough to settle over time। सस्पेंशन के साथ जो मेन फिजिकल इनस्टेबिलिटी है वो ये है कि जब आप सस्पेंशन को बना करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे वो सेटल डाउन हो जाएगा। सॉल्यूशन में ये चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में जो ड्रग है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। सस्पेंशन में डिसॉल्व नहीं होती है, वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। अभी आपने उसको स्टायर किया, मिक्स किया, तो वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे आपने बनाने के बाद थोड़ी टाइम के लिए, हो सकता है एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आपने छोड़ दिया, वो जो ड्रग पार्टिकल है सॉलिड फॉर्म में वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। तभी उसके लेबल पे आपको लिखना होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि जो सारे के सारे ड्रग कहाँ है? वो नीचे जमा है। अगर आप शेक नहीं करेंगे, ऊपर से 5 ml लेंगे, हो सकता ड्रग आपका आए नहीं या बहुत कम क्वांटिटी में आए, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है? शेक वेल बिफोर यूज। सो इट इज मेंशन द साइज ऑफ ड्रग इज लार्ज अनफ टू सेटल ओवर टाइम। और ये सेटल किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो पता ही है, कोई भी चीज अगर आप छोड़ोगे ये नीचे आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और समटाइम्स you can stabilize by using stabilizing agent or surface active agent or additive or suspending agent। ओके, या तो आप उसको मिक्स कर दीजिए या उसको स्टेबलाइज कर दीजिए बाय द यूज ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर मैं वापस से रिपीट करूं या फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं? ठीक है, ओके। नाउ द साइज ऑफ इंटरनल फेज, अदर नेम क्या है इंटरनल फेज का? डिसकंटिन्यूअस फेज और
dispersed phase range from 0.5 to 5 माइक्रोन। देखो अलग कलर से लिखा हुआ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। साइज क्या जो ड्रग पार्टिकल है उसकी 0.5 टू 5 माइक्रोन, और एक माइक्रोन आपको पता कितनी होती है, 10 टू द पावर -6 मीटर। एग्जैक्टली है। So internal phase size range from 0.5 to 5 micron, which is maintained throughout the system, and this can be stabilized by using single or combination of suspending agent। कभी या तो एक सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं, कभी कभी कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए। और मेन प्रॉब्लम क्या है सस्पेंशन का, सेटलिंग। उसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नाम सुना होगा ना, सेडिमेंटेशन। दैट मीन्स सेटलिंग ऑफ पार्टिकल स्पेशली एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। आप जब बनाएंगे तो आप देख लेंगे, बनाने के बाद जैसे छोड़ेंगे सारे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, एंड द एक्सटर्नल फेज मेनली एक्वस इन नेचर, और समटाइम्स इट मे बी ऑर्गेनिक और पायली लिक्विड फॉर नॉन ओरल रूट। नाउ क्या रीजन है कि हम लोग सस्पेंशन बना रहे हैं? सॉल्यूशन है हमारे पास और भी फॉर्मुलेशन है, क्या रीजन हो गया कि जो हमें सस्पेंशन बनानी है? तो रीजन बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द ड्रग इज इनसॉल्युबल इन व्हीकल या कैरियर या लिक्विड या एक्सटर्नल फेज, सब एक ही नाम है। जब ड्रग क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। सॉल्युबल होगी तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर ड्रग सॉल्युबल नहीं है इस कंडीशन में हमें क्या बनानी है, सस्पेंशन। सेकंड, टू मास्क द बीटर टेस्ट ऑफ ड्रग। बीटर टेस्ट और भी तरीके से हम उसको हाइड कर सकते हैं, एक तरीका सस्पेंशन बनाने के साथ भी है, और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है बीटर टेस्ट को हाइड किया जा सकता है। थर्ड नंबर, टू इंक्रीज द ड्रग स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जब भी हम प्रोवाइड करेंगे जब हम इसके साथ सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे। एंड द लास्ट, टू अचीव सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज। दैट मीन्स अगर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्शन चाहिए, टैबलेट में किया, अगर आपने खाया 4 घंटे 6 घंटे के बाद कंप्लीटली उसका असर खत्म। सस्पेंशन के कंडीशन में क्या है कि 12 घंटे के लिए भी, 18 आवर्स के लिए, सब टाइम्स 24 आवर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर सस्टेन, सस्टेन मीन्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो ये रीजन है सस्पेंशन बनाने का। सम एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, एंटी एसिड ओरल सस्पेंशन, नाम ही बता रहा है एंटी एसिड। कब यूज करेंगे, एंटी एसिड ओरल सस्पेंशन कब यूज करेंगे, एसिडिटी में, ऑब्वियस ही बात है। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, ये है नाम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ड्राई पाउडर के फॉर्म में आता है, और जब हम लेने जाते हैं उससे पहले हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सस्पेंशन कन्वर्ट करके, उसके बाद हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर। एंथेलमिंटिक, ये क्या होता है, एंथेलमिंटिक वर्म्स, इंटेस्टाइनल वर्म्स, पेट में जब कीड़े हो जाते हैं ना उसको बोलते हैं एंथेलमिंटिक। एंटी कन्वर्सेंट, एंटी कन्वर्सेंट क्या होता है, कन्वर्जन जानते हो, इपिलेप्सी, कन्वर्जन, इपिलेप्सी, अचानक से सडन अटैक आते ब्रेन पे, गिर जाना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मिर्गी नहीं होती, मिर्गी की बीमारी, उसी को बोलते हैं कन्वर्जन, या उसका दूसरा नाम है इपिलेप्सी। चलो, एंटी कन्वर्जेंट, लास्ट है एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन में। ये सारे एप्लीकेशन है और ये सारे एग्जांपल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। देखो साइड पे तभी मैं ये लगा देता हूं ताकि आपको लगे कि जो सर बोल रहे हैं अपने साइड से नहीं बोल रहे हैं।
पैरासीटामोल टैबलेट कैप्सूल देख लिया, एलिक्सर देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया। अब देखो क्या है, सस्पेंशन। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन में डोजेज फॉर्म मेंशन नहीं करेंगे, कौन सा लेना पैरासीटामोल? तो जो एरर है उसमें एक है ना ये डोजेज फॉर्म। पैरासीटामोल का देखो आप सस्पेंशन भी आ गया। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। अब आपने माइंड से सोचोगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकते हैं, कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सामने दिख रहा है। उसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल यूज, ठीक है। और देखो सस्पेंशन में दो चीज होती है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम तो आपका सॉल्वेंट है, जो मेन है वो क्या है, डिस्पर्स फेज। जो ड्रग है वो क्या है, डिस्पर्स फेज, इंटरनल फेज। और एक चीज हमने जो अलग कलर से अभी शो किया था, साइज था, साइज। तो साइज रेंज ऑफ एक बेसिस हो सकता है, साइज रेंज ऑफ इंटरनल फेज, और दूसरा हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल फेज। एक तो रूट ये है, एक तो बेसिस ये है, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें है क्या, ओरल सस्पेंशन, जो आप ओरली यूज करेंगे। उसमें कौन कौन से हैं, पैरासीटामोल सस्पेंशन, एंटी एसिड, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ओके। उसके बाद एक्सटर्नली अप्लाइड, कहां पे अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। इसमें क्या, कालामाइन सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लोशन में, लिनीमेंट में। कालामाइन लोशन बनाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो सस्पेंशन बनाने के बाद फिर हम कन्वर्ट करते हैं, ओके। उसके बाद है पेरेंट्रल सस्पेंशन। पेरेंट्रल मींस इंजेक्ट करना, एग्जैक्टली। उसमें क्या देखो, प्रोकेन, पेनिसिलिन जी, इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन। यूज पता ही है इंसुलिन कब, हाइपरग्लाइसेमिया में, डायबिटीज पेशेंट जिसकी जो है शुगर लेवल हाई हो जाती है, उस कंडीशन में देते हैं। नाउ द नेक्स्ट बेसिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो इंटरनल फेज है, सॉलिड पार्टिकल है या एपीआई है या डिस्पर्स फेज है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेटेड में ज्यादा होगी। डाइल्यूट सस्पेंशन कंसंट्रेशन कितनी है, 2 to 10%। देखो वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। वेट किसके लिए है, सॉलिड के लिए। वॉल्यूम किसके लिए है, डिस्पर्जन मीडियम के लिए, राइट। एग्जाम्पल मेंशन है कॉर्टिसोन एसीटेट, पेडनिसोलोन एसीटेट। सेकंड है कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। इसमें जो कंसंट्रेशन होगी डाइल्यूट से ज्यादा होगी या कम, डाइल्यूट से ज्यादा होगी। इसकी कंसंट्रेशन देख लो, 10 to 50%। सॉलिड, वेट बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, और सब एग्जाम्पल दिया हुआ साइड में। जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वो ये है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक मींस, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, काइनेटिक मींस मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, साथ में सरफेस पे कौन सा चार्ज है। इसी बेसिस पर दो हैं, एक है फोलोकुलेटेड और दूसरा है डीफोलोकुलेटेड। ये आपके सिलेबस में पढ़ना, अभी हम इसी को पढ़ाएंगे। लेकिन एक और बेसिस है, वो बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। वहां पे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, उसमें डाइल्यूट था और कंसंट्रेटेड था। यहां पे क्या, बेस्ड ऑन साइज। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, उसके बाद कोलोइडल डिस्पर्जन, और लास्ट है कोर्स डिस्पर्जन। मोलिकुलर डिस्पर्जन साइज रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹। उसके बाद कोलोइडल डिस्पर्जन 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। और जो नेक्स्ट होगा कोर्स डिस्पर्जन, उसकी साइज क्या होगी, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। ये बीच वाला देख लो, 1 नैनोमीटर टू 0.5, इसके ऊपर यहां से कम, इसके बाद इससे ज्यादा।
थोड़ा सा डिफरेंस हम बता रहे हैं, इसको हमें सेकंड ईयर में पढ़ना डिटेल में, ये वाला, ठीक है, वो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा यार डिफरेंस है। मोलिकुलर डिस्पर्जन यू कैन नॉट सी बाय यूजिंग नेकेड आई, अपने आंख से नहीं देख सकते, तो आपको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। एंड इट कैन पास थ्रू एसपीएम एज वेल एज फिल्टर पेपर। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जो फिल्टर पेपर आप यूज कर रहे हैं उससे ये पास कर जाएगा, क्योंकि इसकी साइज क्या, लेस देन 1 नैनोमीटर। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज, और सेकंड ऑर्डिनरी आयंस, कोई भी आयन ले लो, NaCl ले लो आप, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड है कोलोइडल डिस्पर्जन, साइज 1 नैनोमीटर टू 0.5, इससे थोड़ा बड़ा ये है, ठीक है। ये देखो, पास थ्रू फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम। फर्स्ट वाला दोनों ही से पास कर रहा, सेकंड वाला फिल्टर पेपर से तो पास कर गया, एसपीएम से पास नहीं किया, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके लिए आपको चाहिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, and can be detected by any microscope, electron as well as ultra microscope. Example है colloidal silver solution or any types of polymer, whether it is natural or synthetic. And the last is called coarse dispersion, size is greater than 0.5 micrometer. अब ये दोनों में से किसी से भी पास नहीं करेगा, इसकी साइज काफी बड़ी हो गई, फिल्टर पेपर से भी पास नहीं करेगा और एसपीएम से भी। पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और एसपीएम। पहला वाला दोनों ही से पास करेगा, बीच वाला फिल्टर पेपर से पास करेगा और एसपीएम से पास नहीं करेगा, ये दोनों में से किसी से पास नहीं करेगा। फर्स्ट वाला जो है उसकी साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, उसके बाद 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, ये ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। इसके एग्जाम्पल है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन, इमल्शन और आरबीसी, ठीक है। ये तो डिटेल में आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैं पढ़ा दूं पहले आज। फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें ली गई है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एज वेल एज उसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है भी या नहीं है। इस बेसिस पे वेदर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, अगर चार्ज है सेम चार्ज, क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। और अगर कोई चार्ज नहीं है या अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड विल फॉर्म एग्रीगेट, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट। सारे पार्टिकल्स आपस में एक जगह पे झुंड बना करके कलेक्ट हो जाना और एक तरह का लूज एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, उसको जब आप शेक करेंगे वापस से ये क्या हो जाएगा, रीडिस्पर्स हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट जो फ्लोकुलेटेड है, जस्ट सेट इन योर माइंड, हियर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन केस ऑफ डीफ्लोकुलेटेड फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम क्लोज टू ईच अदर, सेडिमेंटेशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो हियर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, और वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो हो जाएगा। इट विल फॉर्म लूज एग्रीगेट, जब पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्या बनाएगा, लूज एग्रीगेट, एंड इट विल फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के एक लूज एग्रीगेट बना देंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको जब आप
शेक करेंगे ये क्या होगा, वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा. सो हेयर attractive force, here repulsive force. Rate of sedimentation is high, rate of sedimentation is slow. जब rate of sedimentation is high हो गया, सारे पार्टिकल्स कहाँ चले गए, नीचे कंटेनर के साइड पे. ऊपर का जो लेयर है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट. वो किस तरह से दिखेगा आपका, क्लियर दिखेगा. ओके, सुपरनेटेंट इज क्लियर. यहाँ पे सुपरनेटेंट इज क्लाउडी, क्योंकि पार्टिकल्स वहां पर हैं. पार्टिकल्स की वजह से किस तरह दिखेगा ये, क्लाउडी. ओके, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग अपीयरेंस. जब सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, ये सस्पेंशन दिख ही नहीं रहा. दैट मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लीजिंग अपीयरेंस नहीं है इसका. लेकिन यहाँ पे पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे या बहुत स्लो रेट से हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट है. दैट मीन्स इट इज प्लीजिंग अपीयरेंस. दैट मीन्स ये सस्पेंशन की तरह दिख रहा है. ओके, पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. यहां पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स, पार्टिकल्स विल एक्ट एज ए इंडिविजुअल. एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पे. उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटीज, इंडिविजुअल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो. सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म. सेडिमेंट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे कलेक्ट होकर के एक लूज एग्रीगेट बन जाएगा, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट. तो यहां पे सेडिमेंटेशन रेट हाई है तो सेडिमेंट क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, है कि नहीं. सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म, हेयर सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म. सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक. सेडिमेंटेशन तो हो रहे हैं, पार्टिकल्स एक जगह पे आ रहे हैं, लेकिन ये जो बन रहे हैं लूज है. लूज मीन्स जब आप इसको शेक कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वापस से रीडिस्पर्स. यहां पे रिपल्सिव फोर्स है, लूज एग्रीगेट नहीं बनेगा. क्यों, रिपल्सिव फोर्स है, सारे पार्टिकल्स इंडिविजुअल हैं, दूर दूर हैं. लेकिन ड्यू टू एनी रीजन अगर रिपल्सिव फोर्स खत्म हो गया, उस कंडीशन में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएंगे. और जब एग्रीगेट बनेगा तो यहां पे लूज नहीं, हार्ड. सो हेयर सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड हार्ड केक इज फॉर्म्ड. ये हार्ड केक वो बर्थडे वाला केक नहीं है. ये कौन सा केक है, जब रिपल्सिव फोर्स ब्रेक डाउन हो गया और सारे पार्टिकल्स क्लोज हो गए, एक दूसरे पर चढ़ गए, ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, और उसके बाद जो एग्रीगेट बनेगा उसको बोलेंगे हार्ड केक. ये वाले जो हैं इसको आप रीडिस्पर्स करके, शेक करके रीडिस्पर्स कर सकते हैं. बट हेयर अगर हार्ड केक बन गया तो आप रीडिस्पर्स नहीं कर सकते. तो ऐसे तो बनेगा नहीं, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन बाइक का अगर ब्रेक फेल हो गया, उस कंडीशन में क्या होना, वही चीज है कि अगर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू एनी रीजन डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो जो केक बनेंगे वो हार्ड केक बनेंगे. एंड यू कैन नॉट रीडिस्पर्स इवन आफ्टर माइल्ड शेकिंग, मॉडरेट शेकिंग, विगरस शेकिंग. किसी भी कंडीशन में ये वापस से रीडिस्पर्स नहीं होगा. ओके, तो द सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स in case of folliculated suspension, but here the hard cake cannot be redispersed. वैसे तो बनना नहीं चाहिए क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्स ब्रेक हो गया, अगर केक बन गया तो वो क्या होगा, हार्ड केक बनेगा और वो वापस से रीडिस्पर्स नहीं होगा. फ्लोकुलेट्स या फ्लॉक्स स्टिक टू द साइड ऑफ कंटेनर. जो कंटेनर है उसके साइड में जाकर के स्टिक कर जाएंगे. ओके, दे डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ कंटेनर और बॉटल.
and last BA, that is bioavailability is less in case of flocculated suspension, but here it is high. BA इसकी हाई है, इसकी लो है, फिर भी किसको प्रीफर करना चाहिए? दोनों में से कौन सा? फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। कोई दिक्कत नहीं है, बीए कम है, हार्ड केक तो नहीं बन रहा। हार्ड केक बन गया, सारे के सारे ड्रग कहाँ गए? नीचे, वो तो रीडिस्पर्स होगा नहीं। तो जब आप सस्पेंशन लोगे, ऊपर से निकालोगे 5 ml, ड्रग ही नहीं आएगा। सारे ड्रग कहाँ? नीचे। जब आप नीचे का लोगे तो सारा ड्रग एक साथ में आ जाएगा। तो यू शुड प्रीफर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इवन आफ्टर लो BA वैल्यू। ओके, तो कितने पॉइंट्स हो गए इसमें? 10 पॉइंट्स हो गए। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन, ये आपके सिलेबस पे मेंशन है। एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन क्या लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ये माइंड में रखना। तो जो भी एडवांटेज है उसी के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट एडवांटेज है बिकॉज जो ड्रग है आपका वो सॉल्युबलाइज नहीं होता, एज इट इज फॉर्म में होता, ड्रग सॉल्युबल नहीं होता। तो इट प्रोवाइड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग। जैसे आपने देखा होगा पाउडर के फॉर्म में केमिकल स्टेबिलिटी हाई थी, फिजिकल स्टेबिलिटी उसकी क्या थी? डिसएडवांटेज थी, और केमिकल स्टेबिलिटी एडवांटेज, क्योंकि वहां पे पाउडर फॉर्म में है, ड्रग सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा। यहां पे भी ड्रग सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा। सस्पेंशन कैन इंप्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, एग्जाम्पल प्रोकेन, पेनिसिलिन जी। ये क्या है? आपका एंटीबायोटिक है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज, इट शोज हाई रेट ऑफ BA, बायो अवेलेबिलिटी। अब देखो ये ऑर्डर है, BA का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसमें है? सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में जो आपका ड्रग है वो किस फॉर्म में है? सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन में, सस्पेंशन भी लिक्विड फॉर्मुलेशन है, लेकिन जो ड्रग है वो सॉल्युबलाइज्ड नहीं है। तो जो ड्रग है उसको पहले ब्रेक डाउन होना है, टूटना है, उसके बाद ड्रग एब्जॉर्ब्ड होगा। इसमें तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन है, सॉल्यूशन में टूटने की जरूरत नहीं है। तो ये एब्जॉर्प्शन इसका क्या होगा? फास्ट होगा एज कंपेयर टू सस्पेंशन। उसके बाद है कैप्सूल। कैप्सूल में जो आपको ड्रग है किस फॉर्म में है? ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसकी सरफेस एरिया क्या है? हाई है, और सरफेस एरिया हाई होगी तो क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट होगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो BA हाई हो जाएगी। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड टैबलेट। टैबलेट और कैप्सूल में हाई किसकी है? कैप्सूल की, क्योंकि उसमें फाइन पाउडर है या ग्रेन्यूल्स हैं। टैबलेट में क्या है? इसकी साइज बड़ी है, इसको पहले ब्रेक डाउन होनी है, टूटना है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगा। तो इसके कंपेयर में इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और टैबलेट में भी जो कोटिंग टैबलेट है, एक्स्ट्रा लेयर है। कोटिंग का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का एक लेयर चढ़ाया हुआ उस पर, तो उसको पहले ब्रेक डाउन होना है, वो ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद टैबलेट टूटेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन, अगर इमल्शन होता तो वो सस्पेंशन से पहले आता। सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, देन कोटेड टैबलेट। क्यों है ये ऑर्डर? समझ में आया ना? क्या इसके पीछे रीजन है? नेक्स्ट एडवांटेज है ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड। कल भी बताया था जो सस्पेंशन है कभी कभी वो सस्टेन रिलीज प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स लॉन्गर पीरियड के लिए अगर हमें कोई फॉर्मुलेशन देनी है 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए, 12 आवर्स के लिए, तो हम सस्पेंशन के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट कैन मास्क और हाइड अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। ये कल भी बताया था हमने। एग्जाम्पल है क्लोरामफेनिकोल।
नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन है क्या, लिक्विड फॉर्म है, तो जो डिसएडवांटेज लिक्विड फॉर्मुलेशन का है वो डिसएडवांटेज यहां पे भी है। फर्स्ट देख लो आप, डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, सस्पेंशन को बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान सॉल्यूशन का। सस्पेंशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इसमें स्किल भी चाहिए। ओके, सेकंड, एज यू नो it is liquid dosage form, it is bulky, so sufficient care should be taken during handling and transport। ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ले जाना है तो उसको स्पेशल कैरी करना होगा, एक अलग से उसके लिए कंटेनर चाहिए। अगर किसी रीजन से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, तो क्या होगा, होल फॉर्मुलेशन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। टैबलेट के केस में ये नहीं है, इसमें क्या, एक बार अगर कंटेनर टूट गया, सिरप है या सस्पेंशन है, वो क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन खराब हो जाएगा, है ना। फिजिकल स्टेबिलिटी, ये तो मेजर प्रॉब्लम है इसके साथ, उसी का नाम है सेडिमेंटेशन। पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे आपने सस्पेंशन बनाया, थोड़ी टाइम के लिए आपने छोड़ दिया, वो सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। यही तो मेन डिसएडवांटेज है सस्पेंशन के लिए, और हम इसी पे फोकस करते हैं कि सस्पेंशन बनाने के बाद ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन कम हो। ठीक है, सारे के सारे हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, सेटल डाउन से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेन डिसएडवांटेज है, फिजिकल स्टेबिलिटी, या इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, aggregation of particles at the bottom of container। okay, then uniform and accurate dose cannot be achieved। आपने लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी ये पॉइंट पढ़ा था, उसके लिए कोई हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि एक्यूरेट डोज आप कैलकुलेट करो। अगर आपको 5 ml चाहिए तो आपके पास स्पून तो है, लेकिन एक्यूरेट 5 ml है या 5.1 ml है या 4.9 ml, यू कैन नॉट मेजर। लेकिन टैबलेट के केस में ऐसा है नहीं। टैबलेट का तो आपको पता है, एक यूनिट डोजेस है, आप एक टैबलेट लोगे, आपको पता है इसके अंदर 700 mg आपका API है, तो वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो सकता, है ना। सो यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोजेज फॉर्म। अगर आप किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से अगर इसको टैबलेट की तरह यूनिट डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब तो ये हो जाएगा एक्यूरेट, लेकिन पॉसिबल नहीं है सस्पेंशन। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसको अलग अलग पर्ची में, पुड़िया में तो आप बांध नहीं सकते ना, वो तो एक बड़ा ऐसा कंटेनर है, उसी में डालेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, एक्यूरेट डोज पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं।